देखो बेटे, तो ओम्स लॉ की हम बात करते हैं। ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है बेटे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखो लास्ट चैप्टर जो था, लेक्चर जो था हमारा, उसके अंदर हम लोगों ने जो है ओम्स लॉ से पहले का पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक सर्किट्स हम किस तरीके से बनाते हैं वो सब तुम्हें पता ही है कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट्स कैसे बनता है, कब ऑन ऑफ स्विच की वगैरह, बल्ब हम कैसे दिखाते हैं, उसके अंदर वो सब चीजें होती है, ठीक है। अब बेटे ओम्स लॉ डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड्स, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। मतलब किसी भी कंडक्टर से, मान लो ये सर्किट है, ध्यान देना, देखना, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं जैसे लेट से कि ये कोई सर्किट है मेरा, या बल्ब लगा दूं, इधर को मैं लगा दूं, क्या एक की लगा दूं, राइट, समझे ना, क्लोज सर्किट बना दूंगा। तो इस सर्किट में लेट से कि ये मेरा V है, पोटेंशियल डिफरेंस मेरा वोल्टेज है, ठीक है, और ये मेरा करंट है, राइट। तो ओम्स लॉ मेरा क्या कहता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बढ़ाता हूँ तो करंट मेरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, करंट मेरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, समझ आ रही बात, ठीक है ना। अगर मैं पोटेंशियल वोल्टेज को मैं कम करता हूं तो करंट मेरा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, V इज प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल्स टू, या जब मैं इसको हटाता हूं, सुनो, जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब मैं हटाता हूं ना बेटे, तो उस केस में क्या होता है बेटे, यहाँ पर हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो V इक्वल्स टू IR, तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, ओम्स लॉ होता है, ठीक है। फॉर्मूला रट लो अच्छी तरह से बच्चों, प्यारे बच्चों से रट लो फॉर्मूले को, इसमें क्वेश्चन तुम्हारे बहुत आते हैं, मतलब 100% क्वेश्चन तुम्हारा आने हैं, मतलब इस चैप्टर का बेस ही इस पे टिका हुआ है, ध्यान देना, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ओम्स लॉ हमेशा आना ही आना है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ये पहले भी आपको बता चुका हूं मैं और अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल्स टू IR, ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ है, ठीक है। अब खुद सोचोगे, मतलब ऐसा होता है, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ जाता है। देखो वोल्टेज क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये होता है मेरा वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट कॉलम ऑफ चार्ज, समझे ना, मतलब पर कॉलम चार्ज पे किया गया वर्क को, समझे, उसे वोल्टेज कहता है। अब जैसे मान लो कि मैं पहले जो वर्क कर रहा था, लेट से मैं बोलूं 1 जूल वर्क कर रहा था, है ना, और मेरा चार्ज फ्लो हो रहा था वो 1 कॉलम फ्लो हो रहा था, और मान लो कि टाइम मेरा 1 सेकेंड था, राइट, समझ लो। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, वोल्टेज को मैंने इंक्रीज कर दिया। वोल्टेज इंक्रीज करने का मतलब क्या है, वर्क को इंक्रीज कर देना। वोल्टेज इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, वर्क को इंक्रीज करना। मतलब मैंने जो पहले तो मैं 1 जूल वर्क कर रहा था, अब मैं 2 जूल वर्क कर रहा हूँ, है ना, वोल्टेज बढ़ गई ना, वोल्टेज बढ़ी तो ऑब्वियसली वर्क बढ़ा। अब मेरा वर्क जो है उतने ही टाइम में, ध्यान देना, पहले 1 सेकंड में मैं 1 जूल वर्क कर रहा था, अब उतने ही सेकंड में मैं कितना 2 जूल वर्क कर रहा हूँ, समझे। अब जब 1 जूल वर्क करने में 1 कॉलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो 2 जूल वर्क करने में 2 कॉलम चार्ज फ्लो नहीं होगा, बोलो बोलो। अब पहले मैं, अब यहाँ से आई में अगर निकालना चाहूँ, क्यू आई टी करूंगा ना मैं, बोलो बोलो। तो पहले 1 सेकंड में 1 कॉलम चार्ज फ्लो हो रहा था, 1/1, आंसर इज 1 एम्पियर, बोलो। हाँ टू क्यू, हाँ तो 2 कॉलम ही तो है बेटे, 2 कॉलम, ठीक है, सी 2 कॉलम, ठीक है। अब जैसे मैंने, अब मैं करंट की वैल्यू निकालू, करंट क्या होता है मेरा, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड, ठीक है ना। तो चार्ज मेरा 1 कॉलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, तो करंट मेरा 1 एम्पियर हुआ। मतलब जब मैं 1 जूल वर्क कर रहा था, समझ रहा, जब वोल्टेज मेरी इतनी थी कि वन के वर्क मेरा 1 जूल हो रहा था, राइट, और 1 कॉलम चार्ज को फ्लो कराने, और 1 कॉलम चार्ज मेरा फ्लो हो रहा था, और 1 सेकंड में, ठीक है ना। अब मैंने करंट कितना हुआ मेरा 1 एम्पियर था, राइट। अब देखो मैंने वोल्टेज को इंक्रीज किया, मैं डबल कर दिया एक तरीके, तो वर्क भी मेरा डबल हो गया। जब वर्क मेरा डबल हो गया, तो ऑब्वियसली जब पहले वर्क मैंने डबल कर दिया, ठीक है ना, तो पहले से चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो भी डबल हो जाएगा, तो मेरा 2 कॉलम चार्ज फ्लो, पहले 1 सेकंड टाइम वही रहेगा, समझे ना। 1 सेकंड में पहले 1 कॉलम चार्ज फ्लो होता, अब उसी टाइम में उसका डबल चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, समझ आ रही बात, ठीक है। तो यहां से अगर मैं करंट निकालूं, करंट क्या होता है मेरा, क्यू आई टी, बोलो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्यू कितना मेरा 2 कॉलम, और टाइम कितना 1, आंसर था 2 एम्पियर। देखो करंट 1 से कितना 2 एम्पियर हो गया, राइट। तो सिमिलरली मैं V को, इसी का इसका मतलब यही होता है बेटा, इससे ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन इसका नहीं समझ में आएगा आपको, समझे ना, कि वोल्टेज बढ़ रही है मतलब वर्क बढ़ रहा है, वर्क बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स तुम्हारे बढ़ रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, पर सेकंड में नंबर ऑफ कॉलम्स तुम्हारे जो जितने पहले सप्लाई हो रहे थे, फ्लो हो रहे थे, अब उतने टाइम में उससे ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है। जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो ऑटोमेटिकली करंट अपने आप बढ़ गया, राइट, ऐसा होता है। तो V इंक्रीजेस देन I इंक्रीजेस, प्रोपोर्शनलिटी का साइन का मतलब ये होता है, V डिक्रीजेस देन I डिक्रीजेस, का मतलब यही होता है बच्चों, ठीक है। V इक्वल्स टू IR, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके हम क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस हो। यहां से हमारे दो फॉर्मूले बन जाते हैं, I इक्वल्स टू क्या होता है बेटे, V/R, ठीक है, एंड R इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन में I, ठीक है, वेयर R इज व्हाट, रेजिस्टेंस, क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। बहुत ही डिटेल में इसको हम पढ़ने वाले हैं, इसकी ऐसा यूनिट जो होती है बेटे क्या होती है, ओम होती है। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, अभी जो हम पढ़ेंगे इसके बाद आने वाले टाइम पे, ठीक है बेटे। तो दिस इज व्हाट, रेजिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। यहाँ से तुम्हारे दो फॉर्मूले और बन जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, दो चीजें गिवन रहेगी, एक चीज तुमसे पूछी जाएगी, तो उस पर क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे ना बच्चों। अब जैसे एक एग्जाम्पल है तुम्हारा, 3rd नंबर एग्जाम्पल है, यस, बुक के अंदर देख लेना,
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, हाँ एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, उसे जरा देखना, हम लोग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस तुम्हारा जो है वो कितना 1200 ओम है, ध्यान देना, और वो 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट है, 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट है, तो कितना करंट इससे फ्लो हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन है। जरा देख लेना, सारे बच्चा एनसीईआरटी लेके बैठा करो, ठीक है ना। और उसके अंदर जो है देखो जरा, रेजिस्टेंस तुम्हारा कितना 1200 ओम है उस इलेक्ट्रिक आयरन का, और वो 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट है, इसका मतलब ये क्या दे रखी है, मुझे वोल्टेज दे रखी है, राइट। और मुझे क्या निकालनी है बच्चों, करंट की वैल्यू मुझे इसके अंदर निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बेटे, ओम्स लॉ का यूज करूंगा ना, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, राइट। कैसे, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, वी बाई आर हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, वी कितना हो गया 220 अपॉन में 1200, ठीक है। तो जहां तक मुझे याद है, जो कि याद होना भी चाहिए, तो 11/60, तो आंसर मेरा 0.18 एम्पियर इसका आंसर है, ठीक है। बाकी तुम देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओम्स लॉ पे क्या है, कोई तीन में से कोई दो चीज गिवन रहेगी, एक चीज निकालनी होगी, तो वो आंसर आपका इस तरीके से आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर ये है, सेकंड वाले का आंसर अपने आप निकालो, और नोटबुक लेके बैठो, उसको निकालो अभी भी करो, और जब हो जाए तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि आंसर हो गया, ठीक है। और वीडियो समझ आए तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। तो ये आपका हो गया बेटे ओम्स लॉ। अब थोड़ा इसको और हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसे करो जरा, डन। ठीक है बेटा, हो गया क्वेश्चन बोला। तो 11.3 एग्जांपल नंबर, आई गेस आप लोगों ने कर लिया होगा, सारे बच्चों ने। अब 11.4 एग्जांपल देखो, ठीक है। 11.4 एग्जांपल करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है ना, जो तुम्हें अगर इसको याद रखोगे, सीख लोगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है। आई डोंट नो कि आप लोग जानते हो नहीं जानते, अगर जानते हो अच्छी बात है, नहीं जानते तो सीख लो, और ये आपको 12th तक काम आएगी, मतलब आगे लाइफ में हमेशा हर फेज में काम आएगी, ठीक है। तो जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जैसे 20 प्रोपोर्शनल टू आई, जैसे कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो उसमें एक कंडीशन होती है, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होती है, ठीक है ना। पहली बार सिखा रहा हूँ, इस चीज को सीख लो। तो जैसे V1 अपॉन V2 ये बराबर होता है I1 अपॉन I2, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ना, ये ऑटोमेटिकली हर जगह अप्लाई होती है, हर जगह अप्लाई आपकी होती है, समझे, ठीक है ना। तो जब 11.4 नंबर एग्जांपल आप करोगे, तो उसमें आप सीखोगे, देखोगे कि सर ने बताया वो आपका ज्यादा रिलायबल है, ठीक है ना। बाकी जो आप घुमा फिरा के क्वेश्चन करोगे तो और कॉम्प्लेक्स बनाने वाली बात है, बट ये चीज, ये कंडीशन हमेशा अप्लाई होती है, ठीक है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू I1 अपॉन I2, मतलब 1 1 2 2 ऐसे होता है। अगर इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उस केस में क्या होता है, यहाँ V1 अपॉन V2 है ना, तो यहाँ पे उल्टा उल्टा होता है, यहाँ पे ये I2 अपॉन I1 होता है, अगर यहाँ पे इनवर्स रिलेशन आपका होता तो उस केस में, ठीक है ना। बट अभी डायरेक्ट रिलेशन है, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये कब होता है तुम्हारा, जैसे मान लो कि मैं क्वेश्चन तुमसे ये पूछा है कि जी एक मेरा सर्किट है, ठीक है ना, इसका जो वोल्टेज है मेरा, वो जब मेरा 6 वोल्ट था मान लो, तो करंट इसमें फ्लो हो रहा था 2 एम्पियर, राइट। समझे ना, करंट कितना फ्लो हो रहा था इसमें, 2 एम्पियर। अब इसी में कंडीशन पूछा गया, मैं वोल्टेज को मैं मान लो कि कर दूं 6 से, मैं इसको मान लो कर दूं डबल कर दूं, मतलब 12 वोल्ट करूं, तो करंट मेरा कितना फ्लो होगा, समझे। अब सिंपल सी बात है, V इज प्रोपोर्शनल टू I है, मैंने वोल्टेज को जब यहाँ पे डबल किया, मतलब 6 से 12 कर दो, करंट भी डबल हो जाएगा। बट जितना मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा करंट उतना बढ़ेगा, वोल्टेज कम करूंगा करंट कम होगा, इसका मतलब ये तो हुआ। तो करंट भी मेरा डबल होना चाहिए, मतलब 4 एम्पियर आना चाहिए ना। तो एक तो कहानी हो गई कि हाँ जी सर, जितना मैंने इसको बढ़ाया वोल्टेज, तो करंट भी उतने बढ़ेगा, जब इसको डबल किया तो ये भी डबल हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मान लो यहाँ पे 6 से तुमसे बोला 8 कर दिया मैंने, इसको मैंने 8 कर दिया, अब बताओ करंट कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, तो बात तुम नहीं निकाल पाओगे ना। ऐसे केस में तुम यहाँ से सॉल्व करोगे, देखो सी। अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि आंसर मेरा 4 है, अगर मैं इसको इस फॉर्मूला पुट करूंगा तो आंसर मेरा 4 एम्पियर आना चाहिए, ठीक है। सी मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ कैसे, V1 अपॉन V2 इक्वल टू I1 अपॉन, हाँ ठीक है बेटे। तो देखो इसका मैं इस फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ इसको, अगर मेरा आंसर आपको पता लगा वोल्टेज डबल की, मैंने करंट मेरा डबल होना चाहिए, तो इस फॉर्मूला पुट करते देखो, डबल आता नहीं आता। V1 कितना मेरा बेटे 6 है, V2 कितना मेरा 12, राइट। यहाँ पुट किया, I1 कितना मेरा 2 था, और I2 मुझे निकालना है, राइट, ठीक है बेटे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा, तो I2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी I2 को यहाँ शिफ्ट करो, इन दोनों को यहाँ शिफ्ट यहाँ ले जाओ, 2 मल्टीप्लाई में जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला गया, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला गया, राइट, ये तो होगा, ठीक है। तो आंसर कितना है, ये 2 से इसको 3 किया, 3 4 जा आ गया 4, देखो। अब वैसे बोल ये भी डबल हो जाएगा, यहाँ से 4 एम्पियर आ गया, अरे आ गया ना, बोलो बताओ भाई, राइट। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा है एप्लीकेबल। अब जैसे ऐसी केस में तुमने कहा सर इसका डबल कर दिया मैंने, तो ये भी डबल हो जाएगा, तो वो जब तुम अपने आप से एब्ज्यूम कर सकते हो, ठीक है। बट कभी कभी कंडीशन ऐसी सिचुएशन फंस जाती है कि तुम्हें ना 6 से जैसे आपको डबल ना करके 1.5 टाइम्स कर दो, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में इन फॉर्मूलों को यूज हम करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले जो कोई भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा होता है, उसमें हर जगह ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो कहीं भी तुम्हें कंपेयर किया जाए कि अगर ऐसा किया तो क्या होगा, इतना किया तो क्या होगा, तो उस केस में हम इनको निकाल सकते हैं, ठीक है बेटे। अगर समझ आया तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे।
और एग्जांपल नंबर 11.4 जो दे रखा है ना बेटे, वो सेम वैसे क्वेश्चन है, ठीक है। इसे भी सॉल्व करो, बुक्स निकालो अपनी जरा, उसमें सॉल्व करो और बताओ कि आंसर आया नहीं आया, और मेरे वाले तरीके से सॉल्व करना, ठीक है ना। बुक में दे रखा उसे मत बोलना, उसे मत करना। हाँ 11 पॉइंट, एक सेकंड में बताता हूँ, 11.4 है, 11.4 को अभी सॉल्व करो, ठीक है। और जब आ जाए क्वेश्चन करके कमेंट जरूर करना बच्चों इसके अंदर, यस सर हो गया, चलो करो। हाँ तो बेटा 11.4 जो क्वेश्चन है, आई होप आप सारे बच्चों को हो गया होगा। चलो शोम सर भी करवाई देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो है कितना बेटा 60 वोल्ट है। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसके टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है बेटा 60 वोल्ट दे रखा, ठीक है। इट ड्रॉ द करंट ऑफ 4 एम्पियर, कितना 4 एम्पियर करंट ये ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स। एंड व्हाट करंट विल द हीटर इन द हीटर विल प्रोड्यूस, इसको V1 V1 मान लो। अब करंट कितना प्रोड्यूस मेरा होगा if the potential difference is increased to कितना 120 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 120 वोल्ट अगर हो जाता है तो देखो 60 वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस मैंने 120 वोल्ट कर दिया, राइट। तो करंट कितना होगा, वो भी डबल हो जाएगा, डबल कर दिया ना मैंने, तो ये भी डबल हो जाएगा। तो यहां से पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो सी V1 अपॉन V2 कैसे करोगे इसे, एज V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू I1 अपॉन I2, ठीक है। एनसीईआरटी का छोड़ दो भाई, छोड़ दो एनसीईआरटी का, उसने रेजिस्टेंस निकाला हुआ पहले फिर किया हुआ है, वो छोड़ दो, इससे करो आराम से हो जाएगा। तो V1 कितना है बेटे 60 एंड V2 कितना है मेरा, V2 मेरा 120, राइट। I1 कितना है मेरा बेटे 4 और I2 कितना है मेरा, ये मुझे निकालना है, राइट। तो यहाँ से मैं I2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा बेटे कितना 4 मल्टीप्लाई में 120 हो गया और अपॉन में 60 हो जाएगा। बोलो ये यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ आ गया, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आंसर मेरा कितना आ गया 2 और ये हो जाएगा मेरा 8 एम्पियर, आ गया 8 एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो इस फॉर्मूले से आप लोग बोर्ड में जब क्वेश्चंस करोगे तो अपना टाइम बहुत सारा बचा सकते हो, ठीक है, और मार्क्स पूरे मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है बच्चों। ओके थैंक यू बच्चों, इसे करते रहिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थैंक यू। हाँ अब बेटा इसके बाद जो हमारा आता है वो था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ओम्स लॉ, ठीक है ना। ग्राफिकली मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, इस पर कुछ क्वेश्चन भी तुम्हारे बन जाते हैं, कैसे कैसे आएंगे हर तरह के क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ठीक है ना, उसे कर लेना, ठीक है। सी अब जैसे मान लो कि मैंने ग्राफ बनाना है, मैंने V यहाँ पर आता है, I मेरे इधर आता है करंट, राइट। भाई देखो जैसे मान लो मेरा पहले दोनों चीज जीरो थी, राइट। अब जितना वोल्टेज बढ़ाऊंगा, वोल्टेज मानो मैंने 1 करी, करंट मेरा 1 एम्पियर हो गया मान लो, राइट। वोल्टेज मैंने 2 वोल्ट कर दी, करंट मेरा 2 एम्पियर हो गया, राइट। समझे ना। तो 1 ग्राफ तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, 2 ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। 3 करंट भी 3 हो गया तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। इसको मैं सबको ज्वाइन कर दूंगा तो मेरी ये क्या आ जाएगी बेटे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, समझ आ रही बात, ठीक है ना। हमेशा ध्यान दो, हमेशा एक चीज सीख लो, हमेशा खुश रहोगे। क्या कभी भी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तुम्हारी कोई चीज होती है तो उसमें ग्राफ हमेशा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ही आता है, चाहे कहीं भी हो, हमेशा देख लो 11 12 तक पीछे नहीं छोड़ी ये चीज तुम्हारी, राइट। तो ये ग्राफ तुम्हारे इस तरह के आएंगे, राइट। अब ये जो ग्राफ मेरा है किस चीज का बेटा, V इज प्रोपोर्शनल टू I का मेरा ग्राफ, ओके। अब यहां से जरा ध्यान दो सारे बच्चे, इधर से अब से क्वेश्चन तुम्हारे किस तरीके से आएंगे, तुमसे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि बताओ जी इसका रेजिस्टेंस कितना है, इस ग्राफ को देख के बताओ कि रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। आपको इस तरीके से ना कंडीशन दे देंगे, ऐसा लिख कर दे देंगे कि एक्स पर वैल्यूज दे रखी है हमने और वाई पर वैल्यूज दे रखी है हमने, करंट की और वोल्टेज की वैल्यूज हमें दे रखी है। यहाँ पर तुम्हें दे देंगे 0 थी, 1 थी, 2 थी, ये 3 था, यहाँ पर तुम्हारा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे केस बेस में क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारे, ठीक है। अब आपसे पूछे कि इसके अंदर रेजिस्टेंस निकालो जी, रेजिस्टेंस निकालो, हाँ कोई बात नहीं भाई निकल जाएगा रेजिस्टेंस, क्या दिक्कत है। रेजिस्टेंस कैसे निकलता है भाई, हमारा रेजिस्टेंस क्या वी बाई आर होता है, बोलो V अपन आर होता है। अब यहाँ पे वोल्टेज कितनी है मेरी 0 से लेकर 3 तक, इतनी वोल्टेज है ना मेरी, समझे। सॉरी V बाई आई होता है, करेक्ट, ठीक है बेटा V बाई आई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्टेज मेरी कितनी है टोटल, 0 से लेकर वोल्टेज 3 तक गई, तो मैक्स तो फाइनल वोल्टेज मेरी 3 तक गई है ना यहाँ पर, तो वोल्टेज क्या है मेरा 3 लिखूंगा और करंट कितना है मेरा 3 एम्पियर, आंसर कितना आ गया रेजिस्टेंस 1 ओम, समझ आई बात, ठीक है। अब यहाँ से एक तरीके तुम्हारा इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड वे में अगर समझोगे तुम, वैसे ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका निकालने का रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, यहाँ से V देखो, यहाँ से I देखो, V डिवाइड बाई I कर दो तो मैं रेजिस्टेंस निकल करके आ जाएगा, राइट, ठीक है। अब सी अब जैसे मान लो कि आपका यहाँ, अब यहाँ पर आएंगे सारे बच्चे, ठीक है ना। अब थोड़ा इधर सी अब यहाँ पर एक तरीका हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है बेटे V अपॉन I होता है, अगर 9 से थोड़ा बहुत तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, उससे इससे काम चल जाएगा, ठीक है। जो थोड़े ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। तो R इक्वल्स टू V बाई I है हमारा। अब V हमारा जो होता है बेटे y एक्सिस पर होता है, सी V हमारा y एक्सिस पर होता है और I हमारा कहाँ होता है बेटे x एक्सिस पर होता है, राइट। तो y बाई x को हम स्लोप कहते हैं, y बाई x को हम स्लोप कहते हैं, 9 में सीखा होगा। स्लोप क्या होता है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, समझ आ रही बात।
अब जैसे मान लो कि ये मुझे ग्राफ दे रखा है, क्वेश्चन है मेरा, ठीक है ना, ये मुझे ग्राफ दे रखा है, वी और आई का ग्राफ दे रखा है मेरा। 0 पर मेरा करंट 0 था, 3 पर जो करंट मेरा 30 हो गया, 5 जब मैंने वोल्ट किया तो करंट मेरा 50 हो गया। समझ आ रही बात? तो ये मेरी इसका ग्राफ बन गया, वी आई ग्राफ बन गया, ठीक है। आपसे बोले रेजिस्टेंस निकालो, उसमें रेजिस्टेंस मुझे इसके अंदर निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? आर इक्वल टू वी बाई आई, पहले तो ये वाला कंडीशन इस तरीके से निकाल लिया मैंने। वी कितना है जी मेरा? 0 से लेकर 5 तक, कितना है? 5। समझे ना? 5 माइनस 0 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया? 5 हो गया, राइट। अपॉन में आई कितना है मेरा? 50 है, 50 आंसर कितना है? 0.1, राइट। दूसरा मैं स्लोप से निकालू तब भी आंसर सेम आएगा। देखो स्लोप क्या होता है मेरा, सी। अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ मान लिया, इसको मैंने x1 y1 मान लिया, ये जो कोऑर्डिनेट्स है मेरे इसके, क्या है मेरा? 0 0। भाई जहां से मेरा ग्राफ बनता है, एक इनिशियल पॉइंट लेते हैं हम लोग, एक फाइनल पॉइंट लेते हैं, ये लेते हैं, राइट। यहाँ पर मेरा क्या होगा? 0 0, ये मेरा क्या हो गया? x पर 50 है और y पर कितना? 5, ठीक है। ये मेरा x2 y2 हो गया, राइट। और ये मेरा क्या होगा बेटा? x2 y2 हो गया, राइट। तो उसके बाद हमने क्या किया? इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। स्लोप कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। देखो y2 माइनस y1, y2 कितना है मेरा? 5 माइनस y1 कितना? 0, तो 5 माइनस 0 हो गया, बोलो। फिर x2 माइनस x1 कितना होगा? 50 माइनस 0, इसको कर दिया मैंने, इसको मैंने सॉल्व किया तो आंसर मेरा सेम ही है, जितना ये है उतना ही, ठीक है। तो ये जो तरीके मैंने बताया तुम्हें, ये तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड था, ठीक है। इसको स्लोप के थ्रू भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखो वी आई ग्राफ का स्लोप जो होता है, इस एक चीज तुम याद रखना, बस खाली स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, वो हमें क्या देता है बच्चों? रेजिस्टेंस देता है, गिव्स आर। आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। अब रेजिस्टेंस क्या होता है उस पर हम बात करेंगे अभी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तुम्हारा इस तरह बनता है, और बाकी एक जो तुम्हारा एग्जाम में बनता है, ठीक है ना, क्वेश्चन, उसको जरा हम और देख लेते हैं। मान लो तुम्हें 2-3 वायर दे रखी है, तुमसे पूछे रेजिस्टेंस किसका हाई है किसका ज्यादा है, तो स्लोप से हम उसको कैसे देखते हैं, ठीक है बच्चों। एक ट्रिक बताऊंगा, उसको सीखो। देखो अब बेटा इसके बाद हम लोग बात करें, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, एक वायर मेरी ए है, एक वायर मेरी बी है, ठीक है ना, राइट। अब जरा ध्यान दो, इसमें आपसे क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, विच वन हैज हाई रेजिस्टेंस, विच ऑफ द वायर हैव हाई रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। किसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी हाई होती है, ठीक है बेटे। अब उससे बात करते हैं। ए और बी, ये दो कंडक्टर, ए बी सी 3 दे सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात आपको एक चीज याद रखनी है कि जैसे आर बराबर क्या होता है बेटे? वी बाय वी अपॉन आई होता है। तो जो चीज इनवर्स में होती है ना, जो रेसिप्रोकल में होती है, उनके बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है? इनवर्स। इनवर्स को हम लिखते हैं 1 अपॉन में, रेसिप्रोकल में लिखते हैं। डायरेक्टली को हम ऐसे लिखते हैं, सी, डायरेक्ट को सामने हम लिखते हैं। कोई भी चीज किसी फॉर्मूले में देख लो, एक्स वाई जी, कोई भी फॉर्मूला हो, एक्स वाई जी कुछ भी हो, हमेशा ये रूल फॉलो होता है, ठीक है। जैसे जो सामने सामने होते हैं उनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये वाला रिलेशन, ठीक है। और जो आपके रेसिप्रोकल में होता है उसमें इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स का मतलब क्या होता है? अगर मेरा आर इंक्रीज करेगा तो आई मेरा इंक्रीज नहीं करेगा, क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये एक कंडीशन बताता है। क्या बताता है? ये एक कंडीशन बताता है, ठीक है ना। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अगर आई इसको, इसका मतलब ये होता है, इसे 1 अपॉन में लेकर लिखते हैं, इसका मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि रेसिप्रोकल में आ रहा है, राइट। आर इंक्रीज करेगा तो करंट हमारा डिक्रीज करेगा, आर मेरा डिक्रीज कर जाएगा तो करंट मेरा क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब मेरा ये होता है, राइट। इसका मतलब मेरा बच्चों ये होता है। अब जरा ध्यान दो, मैं करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है, सी, ध्यान दो। अब रेजिस्टेंस को हम करंट के तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे? जो करंट की वैल्यू मैं अगर देखूं तो यहाँ पर इस ग्राफ में देखूं तो करंट की वैल्यू ये आएगी, बोलो कहीं पे, बोलो बोलो बोलो, राइट। यहाँ पे जब मैं देखूंगा तो करंट की वैल्यू कुछ यहाँ पर आएगी, राइट, लाइक दिस, बोलो बोलो बोलो, राइट। अब ये मान लो 0 था, मैं यहाँ से बढ़ूंगा तो ये वैल्यू मेरी 0 से मान लो, कुछ ही मान लो अपनी तरफ से ही समझ में आ गया, मान लो 4 है, ये मेरा 8 हो गया, 10 हो गया, कुछ हो गया। तो करंट की वैल्यू ज्यादा किसमें? ए में ज्यादा, बी में ज्यादा? करंट की वैल्यू ज्यादा किसके अंदर है? ई में, ए में, बी में? बी में करंट की वैल्यू ज्यादा। इसका मतलब करंट की वैल्यू ज्यादा है बी में, तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा। और जहां करंट की वैल्यू कम है, करंट कम पास हो रहा है, वहां पर रेजिस्टेंस हाई होगा, ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो मैं इससे क्या करता हूँ? रेजिस्टेंस जो होता है मेरा, वो किसका हाई हुआ? जिसमें करंट की वैल्यू कम है। किसकी करंट की वैल्यू कम? किसमें? ए में। तो ए का रेजिस्टेंस मेरा ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू बी, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? एक आंसर मेरा यहाँ से, ठीक है बच्चों। ऐसे आपको 3 वायर दे रखी हो, 4 वायर दे रखी हो, कितनी भी दे रखी हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा, इसमें सबसे कम रेजिस्टेंस हमारा किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा। तो ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है बी से, और बी से रेजिस्टेंस सी का रेजिस्टेंस उससे भी कम। तो है 4 ऑप्शन तो मुझे रखे होंगे, एक ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज एक तरीका इसका और होता है कि रेजिस्टेंस जो हमारा होता है, ठीक है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्लोप के, ठीक है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्लोप। जिसका स्लोप तुम्हारा कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। कम का स्लोप का कम का मतलब तुम्हारा ये हो गया, जैसे इसका स्लोप कम है, ठीक है ना, वो छोड़ो, इसको आप इससे कर लो, ये बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। तो ये आर रेजिस्टेंस को हम इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारा बन जाता है, और ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, देख लेना, ये कंफ्यूज करता है हमेशा, क्योंकि हर कोई बच्चा क्या करता है, ये पढ़ लेता है, इसको पढ़ लेता है, हाँ जी, वी अपन आर हो गया, वी अपन आई हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है ना, वी इक्वल्स टू आई आर हो गया, ये सब कर लेते हैं बच्चे। लेकिन ये ग्राफ के क्वेश्चन होता है ना, ये केस बेस में बहुत क्वेश्चन होते हैं, और एमसीक्यू में क्वेश्चन इससे गलत होते होता बच्चों को, ठीक है, बट आपको गलत नहीं होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको ऐसी आ गई है। ओके बेटा, अगर वीडियो समझ आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और कहाँ से वीडियो देखो बताना जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। इसे नोट डाउन। देखो बेटे, अब नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटे, कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है बेटे, ओम्स लॉ बस आपको समझ में आया होगा बेटे, इसको देखना और इस पे क्वेश्चंस करना, ठीक, कोई भी दिक्कत आती है मुझे बताना जरूर बच्चों, ठीक है। सी रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, ये करंट को फ्लो करने में रुकावट होती है, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, करंट को फ्लो होने से रोकता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, जो नहीं चाहता कि करंट फ्लो हो, ठीक है। जैसे प्लास्टिक में से करंट क्यों नहीं फ्लो पाता, जब करंट जब चल रहा होता है ना किसी वायर में से, जब करंट आपका बेटे चल रहा होता है, लेट्स से कि वायर है मेरी, ठीक है, अब करंट अगर मान लो आपका यहाँ से चल रहा है, तो रेजिस्टेंस जो होता है ना बेटे, वो उसको रोकता है, वो नहीं चाहता कि वो करंट आपका फ्लो हो, ठीक है, रुकावट होती है यहाँ पर। ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, कोई भी कंडक्टर जो होता है ना उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, राइट। अब प्लास्टिक में से करंट क्यों नहीं फ्लो हो सकता, क्योंकि प्लास्टिक का रेजिस्टेंस इतना हाई है, मैं इसमें अगर करंट को पास कराना चाहूँ, ठीक है, तो ये इसका रेजिस्टेंस इतना हाई है, करंट उसको हरा नहीं पाएगा, उसे ओवरकम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि ये बैड कंडक्टर कहलाते हैं, समझ आई बात। अब जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसका मतलब क्या है कि उसको रुकावट कम है, तो करंट इजीली फ्लो कर जाएगा। कोई मेटल है तुम्हारा, जैसे सॉरी ग्रेफाइट की बात अलग है, ठीक है ना, ग्रेफाइट जो होता है उसमें क्या होता है ना, उसमें एक गैप होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सकता है, ठीक है ना, वो अलग है, वो एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, बट लेकिन वो आपका, उसे हम गुड कंडक्टर सिर्फ इसलिए कह सकते हैं, सिर्फ कंडक्टर कह सकते हैं उसे, कि करंट फ्लो हो सकता है, बट वो गुड कंडक्टर नहीं है, राइट। जो आप उसके लिए कॉपर वगैरह हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस कम है तो करंट को इजीली फ्लो होने देते हैं, ठीक है, राइट। तो बेटर कंडक्टर तुम्हारा जो होता है ये मेटल ही होती है, ठीक है, इनका रेजिस्टेंस कम होता है। देखो रेजिस्टेंस कम होता है, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, कोई भी आज तक ऐसा कोई मटेरियल नहीं हुआ है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, ठीक है, जिस दिन आप लोग उसको डिस्कवर करोगे उस दिन आपको नोबेल प्राइज मिलना कंफर्म है, ठीक है बच्चों। ओके, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी कंडक्टर आज तक ऐसा नहीं हुआ है जिसका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो, ठीक है, रेजिस्टेंस जीरो किसी का नहीं होता, बट किसी कम होता है, किसका ज्यादा होता है, जिसका कम होता है वो गुड कंडक्टर्स बन जाते हैं, जिसका हाई होता है, वुड है, रबर है, इनका इतना हाई रेजिस्टेंस है कि करंट इसको ओवरकम नहीं कर पाता, इसका मतलब क्या है, ये आपके बैड कंडक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस जो होता है उसको बेटे आर से हम लोग डिनोट करते हैं, और ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, ओम होता है, ठीक है ना। इसको रुकावट जो होती है करंट को फ्लो होने में उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है करंट को फ्लो करने में, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन जो मिलती है करंट को बीच में फ्लो होते टाइम, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको ओम इसकी ऐसा यूनिट तुम्हारी रहती है, ठीक है बेटे। अब ये जो रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का जो होता है वो काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, कंडक्टर को मान लो कि मैंने, जैसे कंडक्टर को मैंने, अगर मान लो उसे मैंने गोल कर दिया, उसका एरिया में डबल कर दिया, लेंथ मैंने हाफ कर दी, ये ठीक है ना, काफी सारी चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो ध्यान देंगे वन बाय वन इनके फैक्टर्स देंगे। तो रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, लेंथ के, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, तो लेंथ के, अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करूंगा, ध्यान देना, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, लेंथ को डिक्रीज करूंगा, रेजिस्टेंस में डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, लेंथ के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकंड थिंग इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्या चीज, एरिया के साथ इसका क्या रिलेशन होता है बेटे, इनवर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या, अगर मैं एरिया इंक्रीज कर दूं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, एरिया डिक्रीज कर दूं रेजिस्टेंस मेरा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये दो रिलेशन तुम्हारे होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो लेंथ का क्या होता है, जैसे लेट्स से कि मैं लेंथ को इंक्रीज, जैसे पहले क्या था, कंडक्टर इस यहाँ से करंट मेरा यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा था, राइट, अब मैंने क्या किया, इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी, मतलब मैंने इसमें एक वायर और जोड़ दी। अब उससे क्या हुआ, जो मैं वायर जोड़ूंगा इसका भी तो कुछ मटेरियल है, ये भी तो कंडक्टर है, इसका अपना भी तो रेजिस्टेंस होगा। मैं करंट पहले बेचारा यहाँ से यहाँ लड़ रहा था, ठीक है, अब मैंने एक को और जोड़ दिया, अब यहाँ से उसे यहाँ से यहाँ लड़ना पड़ रहा है, तो करंट के लिए तो रुकावट बढ़ गई ना, तो लेंथ को मैंने इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हुआ, करंट के लिए रुकावट बढ़ गई, रुकावट बढ़ गई मतलब रेजिस्टेंस मेरा क्या था, बढ़ गया, राइट। ओके, और मान लो कि पहले कंडक्टर में इतना था, करंट को यहाँ से यहाँ तक लड़ना पड़ रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का झेलना पड़ रहा है करंट को, तब जाके करंट आपका फ्लो कर रहा है। अब मैंने क्या किया, लेंथ को कम कर दिया, तो करंट के लिए भी तो लड़ना थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि लेंथ मैंने इतना मटेरियल मैंने हटा दिया, तो इतना रेजिस्टेंस हटा दिया मैंने, तो लेंथ मैंने कम किया तो रेजिस्टेंस ही मेरा क्या, वो कम हो गया, राइट। अब एरिया में क्या होता है, सीधे ध्यान दो, अगर मैं एरिया, जैसे मान लो कोई कंडक्टर मेरा ऐसा था, मैंने इसका एरिया डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, इस तरीके से कर दिया,
तो पहले रेजिस्टेंस को जब करंट आपका जा रहा था तो कुछ रेजिस्टेंस उसको अपोज कर रहा था, राइट, बट अब उसे स्पेस थोड़ा ज्यादा मिल गया एरिया बढ़ाने से। जो मोटा तार, जो मोटा वायर जो होता है ना, हमारा मोटा वायर जो हमारा होता है उसका एरिया ज्यादा होता है, तो उससे करंट इजीली फ्लो कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसको स्पेस ज्यादा मिल जाता है। मान लो यहाँ से रोकता है वो आने, तो तुम्हारा वो यहाँ से निकल जाता है, वो यहाँ से अपोज करता है तो यहाँ से निकल, तो उसे एरिया थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। अब अगर मैंने एरिया इंक्रीज कर दिया, ध्यान देना, तो रेजिस्टेंस मेरा क्या कम हो गया, करंट को फ्लो होने में इजी हो गया, ठीक है, इजीनेस हो गई। इजी का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस मेरा कम हो गया, तो एरिया इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, पहले से एरिया मैंने इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस मेरा डिक्रीज कर गया, राइट। और अगर मैं ऐसे और पतला कर दूं, मतलब वायर को मैं बिल्कुल ऐसा चुन्नों से कर दूं, तो उसे जगह ही मिलेगी, तो क्या और तेज और ज्यादा डालना पड़ेगा उसे, करंट को निकलने के लिए और मुश्किल होगी, तो मुश्किल होगी तो मतलब रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एरिया के साथ इसका इनवर्स रिलेशन होता है, राइट। अब बेटे इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं दोनों फॉर्मूले को, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A हो जाता है, ठीक है ना। L को इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है बच्चों। अब यहां से हम इसको प्रोपोर्शनली साइन को हटाते हैं, तो यहां से हमारा एक कांस्टेंट और लग जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रो। रो का मतलब, रो स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी, इसका मतलब क्या होता है बेटे, रेजिस्टिविटी, ओके। एक फॉर्मूला हमारा रेजिस्टेंस का ये बन जाता है, R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L बाई A। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम अभी देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। यहां से रेजिस्टिविटी वैल्यू का निकालनी हो, कैसे निकालूंगा बेटे मैं, R इंटू ए डिवाइड बाई एल, ठीक है। R इंटू ए यहाँ चला जाएगा, L नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी यूनिट निकालनी हो रेजिस्टिविटी की, ठीक है, सी रेजिस्टिविटी क्या होता है बेटा, R इंटू ए डिवाइड बाई एल, बोलो बोलो बोलो। अब यहाँ पे इसकी यूनिट डालूंगा, R की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया क्या होता है बेटे, मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या होता है मेरा, मीटर, राइट। इससे मीटर से मीटर कैंसिल, क्या आ गया, ओम मीटर, ओके। तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, राइट। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है आपकी, ओम मीटर होती है, राइट। तो रेजिस्टिविटी होती क्या है, जरा ध्यान दो, ध्यान यहाँ देखो। अगर मान लो कि एरिया मेरा 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ मेरा 1 मीटर है, क्या है, 1 मीटर है, समझ आई बात, ठीक है ना। तो उस केस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वही रेजिस्टिविटी होगी, समझे। ध्यान देना इस चीज को, बच्चों को समझ में नहीं आती कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी बच्चों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये उनके स्कोप से थोड़ी बाहर की बात हो जाती है, ठीक है बच्चों। बट लेकिन आपको अब समझ में ये आएगी, बहुत जल्दी समझ में आने वाली है। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ, इसको आप लोग रट लेना अच्छे से, ठीक है, एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है। तो ये टॉपिक तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसकी यूनिट पूछी जाती है, ठीक है। अगर मान लो कि मतलब यूनिट मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर यूनिट लेंथ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वही तो रेजिस्टिविटी होगी। अगर एरिया में वो मैं कर दूं 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ में कर दूं 1 मीटर, ठीक है, उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वही रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है। जैसे एक सड़क में भाई 4 गड्ढे हैं, वो रेजिस्टेंस हो गया, समझे। और हर 1 किलोमीटर पे 10 गड्ढे पड़ेंगे जी, दैट इज रेजिस्टिविटी। मतलब हर 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस कंडक्टर ऑफर करेगा, हर 1 पर मीटर पे कितना तुम्हें रुकावट झेलनी पड़ेगी, दैट इज रेजिस्टिविटी। समझ आ रही बात। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, ठीक है बेटे। रेजिस्टिविटी क्या होती है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ, समझे ना। मतलब पर मीटर पर जो है कितना रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, समझे। और एरिया उसका 1 मीटर स्क्वायर हो तब, तो उसका रेजिस्टेंस जो भी होगा दैट इज रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों एक ही चीज नहीं होती है। मैं पहले बता दूं बच्चों, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। अगर सेशन समझ आया तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कहां से मेरी वीडियो देखो बताना जरूर, ठीक है। और पढ़ते रहिए। बाकी नेक्स्ट आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे, ठीक है ना। देन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस चलेगा हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कहानी चलती रहेगी, बने रहेगी वीडियो में, ठीक है। ओके, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। करेक्ट, ठीक है। एग्जांपल नंबर कौन सा है बताना जरा, एग्जांपल नंबर 5, 11.5, ठीक है। अब इसमें क्या गिवन है, जैसे कि आप देख रहे हो कि एक वायर है, ठीक है, एक वायर आपकी, ठीक है, उसका जो है लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, कितना 1 मीटर है, ओके। अब मुझे इसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर का मतलब ये होता है, राइट, डायमीटर गिवन है। अब जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो एक इस सर्कल में से तो फ्लो हो रहा है, अंदर तक जा रहा है ना, यहीं से तो एंटर कर रहा है करंट, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो यहीं से होगा तुम्हारा। तो यहां से हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है तुम्हें, और मुझे रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है हमारी, R इंटू ए डिवाइड बाई एल, राइट। अब R तो है मेरे पास, चलो ठीक है, लेंथ मेरे पास है, यस। अब एरिया कहां से है, ठीक है। अब यहां से इसको 1 मान के मैं एरिया जो है वो क्या होता है, सर्कल का एरिया लगेगा, इसके अंदर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, राइट। अब डायमीटर मेरा mm में दे रखा है बेटा, इसको मीटर में चेंज करो, लेंथ हो चाहे रेडियस हो चाहे कुछ भी चीज हो,
वो आपकी किस में आती है, हमेशा मीटर में आती है, ठीक है। तो ये हमारा डायमीटर जो होगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.3, इसको 100,000 से सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा। अब 1000 से मैं इसको डिवाइड करूं, ठीक है, तो ये मेरा मीटर में आ जाएगा, बोलो बोलो। और इसको मैं पॉइंट यहां से हटा के एक जीरो आ जाएगा, राइट। और ये 3 इंटू में ये 10 की पावर -4 लिख दूं, ठीक है, एक ही बात है। 4 नीचे ऊपर जाके -4 हो जाएगा, ठीक है ना, राइट। तो यहां से मेरा डायमीटर आ गया। अब रेडियस मेरा क्या होता है बेटे, डायमीटर का हाफ होता है, बोलो। तो ऐसे पाई इंटू यहाँ पर डायमीटर का हाफ कर दूं, क्योंकि मुझे वैल्यू रेडियस की गिवन नहीं है, मुझे किसकी, आर की गिवन है, मुझे सॉरी मुझे रेडियस की वैल्यू गिवन नहीं है, वो डायमीटर की वैल्यू गिवन है, तो d/2 होता है। तो यहाँ से एरिया मेरा क्या आ जाएगा, पाई मल्टीप्लाई में डी कितना है मेरा, डायमीटर का 3 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 2, राइट। इसका मैं कर दूंगा क्या, स्क्वायर कर दूंगा, ये मेरी एरिया की वैल्यू होगी। इस पूरी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो मैं फ्रॉम फर्स्ट से अगर मैं देखूं तो रो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रेस्ट आर कितना है 26 इंटू एरिया क्या हो जाएगा मेरा पाई, इसको सॉल्व कर लो यहाँ से 1.5 हो गया, बोलो। तो पाई मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1.5 इंटू 10 की पावर -4 हो गया, इसका हो गया स्क्वायर, राइट। डिवाइड बाई क्या हो गया, लेंथ कितनी दे रखी है मुझे, 1 मीटर दे रखी है। लेंथ कितनी है मेरी, 1 ओम नहीं, सॉरी मैं कह रहा कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो लेंथ कितनी बेटे मेरी 1 मीटर दे रखी है, राइट। तो बस मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना। पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 पुट कर दोगे, इसको 2 बार लिख देना, मल्टीप्लाई करके सबको पूरे को सॉल्व कर देना, और आंसर मेरा ओम मीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन टफ है बट करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, ठीक है। सर तो वैसे भी कैलकुलेशन करने में इतना इंटरेस्ट रखते नहीं है, ठीक है बेटे। ऑल राइट, कर लो इसे। पढ़ रहे हो ना बेटे, ओके बेटे, एनसीईआरटी देके बैठना, ठीक है। क्वेश्चन सबको सारे समझ में आएंगे, ठीक है। अब 11.6 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल बेटे 11.6, ठीक है। इसमें क्या गिवन है जरा ध्यान दो। एक वायर है, ठीक है, लेंथ एल की, और लेंथ इसका एल है, यहां देखो एरिया इसका ए है, ओके, समझे। इसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना बेटा 4 ओम है, समझे। आपसे पूछा सेम मटेरियल की मैंने एक वायर ली, जिसमें क्या हुआ, उसका एरिया मैंने कर दिया डबल, क्या कर दिया, डबल, और लेंथ कर दी मैंने कितनी, हाफ कर दी, लेंथ मैंने हाफ कर दी, राइट। तो अब इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, जबकि इनका मटेरियल जो है वो बिल्कुल क्या है, सेम है, राइट। इसका मटेरियल जो तुम्हारा क्या है वो बिल्कुल सेम है। तो देखो बेटे इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो आर हमारा क्या होता है बेटे, रो एल बाई ए, इतनी बात समझ आती है, आर इक्वल्स टू रो टाइम्स एल बाई ए होता है, राइट। अब यहां से रो मैंने लिखा, लेंथ क्या बेटे एल है, और एरिया हमारा ए है, तो यही रहेगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा, बोलो। इसको मैंने 1 मान लिया, राइट, ओके। अब यहां पर आते हैं, तो जो न्यू रेजिस्टेंस जो मेरा है वो क्या होगा, रो इंटू एल कितना है मेरे यहाँ पे, एल बाई 2, बोलो, डिवाइड बाई क्या है बेटे 2 है। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बोलो। जब इसको मैं करूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, एल बाय ये मेरा 4a लिख दूं से, बोलो बोलो बोलो। अब बुरा ना मान तो 1/4 को मैं यहाँ बाहर अलग से लिख देता हूँ, और रो एल बाई ए लिख देता हूँ, बात तो एक ही है, बोलो। इसमें कोई डिफरेंस थोड़ी है, 4 इंटू ए कर दूंगा मैं, हाँ, तो ये r डैश हो गया। अब जरा ध्यान दो, ये रो एल बाई ए जो है ये इसके बराबर है, इसके आर के बराबर, यही चीज तो है, क्योंकि वायर तो सेम मटेरियल की है ना, हमें कंपेयर तो करना है दोनों को, हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा इसके इक्वल है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा 1/4 इंटू में आर लिख दूंगा, बोलो, विल बी इक्वल टू आर डैश, बोलो, फ्रॉम फर्स्ट से। अब फ्रॉम फर्स्ट से ध्यान देना, मैंने क्या किया, इस पूरे आर की प्लेस पे क्या लिख दिया, ये किसके बराबर है हमारा 4 के बराबर है, राइट। तो आर डैश विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 4 हो गया, तो ये मेरा कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1 ओम, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो गया, समझ आया। तो ऐसे क्वेश्चन जब तुम्हारे बनते हैं तो उनको इस तरीके से करते हैं, हमें पहले हम सिंपल फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है, उसे जो भी कंडीशन तुम्हें दे रखी होती है उसके अकॉर्डिंग उसको देखते हैं, उसे कंपेयर कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग ग्रेविटेशन में करते थे 9th क्लास में ना, तो इस तरीके से इसको भी क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक है बेटे। अगर वीडियो समझ में आई तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू। और देखो रेजिस्टेंस जो होता है ना बेटे, इसका जो तुम्हारा साइन होता है, अरे ध्यान दो, रेजिस्टेंस जो होता है बेटे, इसका जो तुम्हारा सर्किट में जो इसका साइन होता है तुम्हारा, वो इस तरीके सिंबल इसका ऐसा होता है, राइट, ध्यान दो नहीं बात। हम बात कर रहे हैं बेटे रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइट जल्दी देखो, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन आता है हमारा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारा करंट कांस्टेंट होता है, बोलो बोलो, करंट कांस्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि सिंगल वायर होती है, बिकॉज ऑफ सिंगल वायर, ठीक है, अरे ठीक है। तो जैसे सिंगल, यहाँ देखो, तो करंट इसमें क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट मेरा कांस्टेंट होता है, क्योंकि हमारी सिंगल वायर होती है, ठीक है। एंड वोल्टेज इज नॉट कांस्टेंट,
ठीक है, वोल्टेज मेरी जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हमारी इसमें वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये दो कंडीशन की होती है, याद रखना, ठीक है। और इसमें सिंगल वायर होती है, ठीक है, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि इसमें सिंगल वायर होती है, ठीक है। इसे हम ऐसे बनाते हैं, देखो एक ही वायर एक ही होनी चाहिए। जैसे लेट्स से ये मेरा सर्किट है, ये मेरा सर्किट है, मैंने 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, 4 लगा दिए, ठीक है, 6 रजिस्टर्स लगा दिए, समझे। तो कितने भी मैंने रजिस्टर्स इसमें लगा दिए हैं, राइट, समझे ना। मैं चाहूँ तो इसके अंदर क्या एमीटर लगा सकता हूँ सर्किट में, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसके अंदर क्या लगा सकता हूँ बेटा, वोल्ट मीटर लगा सकता हूँ, समझे, सर्किट बना सकता हूँ। मान लो कि ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है, ये मेरा R4 है, राइट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना बेटे, देखो सभी जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है। लेट्स से मेरा करंट यहाँ से आई करंट मेरा फ्लो हुआ, तो सभी रजिस्टर से अक्रॉस जो करंट होगा मेरा वो कितना होगा, आई ही होगा। और करंट मेरा इसमें कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि वायर आपकी सिंगल होती है, ठीक है। सिंगल वायर होने में क्या होता है, कभी ऐसा नहीं हो सकता सिंगल वायर के अंदर कि करंट मेरा यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, ऐसा, क्योंकि सिंगल वायर होने की वजह से करंट जो होता है हमारा क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है इसका, इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले तुम्हारे, उसको तुम याद रखना, ठीक है। वोल्टेज मेरी क्यों होते हैं अलग अलग, क्यों होते हैं बेटे, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यूज डिफरेंट होती है, तो इसकी वजह से वोल्टेज भी मेरी डिफरेंट हो सकती है। देखो मेन वर्क तो मेरा यहाँ से हो रहा है, क्योंकि सोर्स मेरा यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, तो सोर्स मेरा यहाँ से लगा हुआ है ना, तो मेन वर्क तो मेरा इधर से हो रहा है, राइट। तो इसलिए क्या होता है, मेन वोल्टेज तो मेरी यही वाली है। अब यही वोल्टेज तुम्हारी डिवाइड हो जाती है इन सबके, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैंने मान लिया कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है V1 है, मान लो, ठीक है। सिमिलरली इसके क्रॉस जो वोल्टेज है मेरी वो V2 है, राइट। इसके क्रॉस जो वोल्टेज मेरी क्या है, V3 है। यहाँ जो वोल्टेज मेरी मान लो V4 है, V4, समझे। वोल्ट मीटर लगा हुआ ना सारे, तो इनकी सेपरेट वायर है। वोल्ट मीटर हमेशा किसमें लगता है, पैरेलल में, और एमीटर किसमें लगता है, सीरीज में, बताया था मैंने आपको, ठीक है, ओके। देखिए अब मुझे अगर इस पूरे सर्किट का टोटल आर निकालना हो, ठीक है, तो इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। टोटल आर अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करता हूँ, आंख बंद करके सबको प्लस करता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंस है तुम्हारे सबको मैं क्या कर देता हूँ बेटे, प्लस कर देता हूँ, ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये जो है हमारा रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला हमारा ये होता है। मैं सभी को क्या करता हूँ, जितने भी रेजिस्टेंस मेरे हैं यहाँ पर सर्किट के अंदर, ये जितने भी 1 2 3 4 सबको मैं प्लस कर दूंगा, जो भी वैल्यूज मुझे गिवन है, राइट। जैसे मान लीजिए मुझे ये वैल्यू मेरी 4 ओम है, ठीक है, ये वैल्यू मान लो मेरी 5 ओम है, ठीक है, ये वैल्यू मेरी 1 ओम है, ठीक है, ये वैल्यू मान लो कि मेरी है 10 ओम, राइट। तो मुझे अगर मान लो इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबको ऐड कर दूंगा, 4 प्लस 5, कैसे करूंगा बेटे, 4 प्लस 5, 4 हो गया, प्लस 5 प्लस 1, ठीक है, प्लस 10, कितना हो गया, ठीक है, 20 ओम हो गया, ठीक है। ये टोटल आर मेरा इसका सर्किट का आ जाएगा। मुझे 4 दे रखे हो रेजिस्टेंस, 5 दे रखे हो, 6 दे रखे हो, सभी को मैं जो है क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा, तो मेरा रेजिस्टेंस निकल जाएगा। समझ आई बात, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद ध्यान दो, नाउ अब जान तो सभी ओम्स लॉ लगता है, ओम्स लॉ याद रखना, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, राइट, समझ आ रही बात, V इक्वल्स टू आई आर। तो ये जो होता है ये टोटल V होता है, ये टोटल V बराबर होता है टोटल R, मतलब टोटल R का मतलब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस इनटू में करंट, ठीक है ना। ये हमारा अगर यहां देखो मैं अगर ठीक है, ध्यान दो बच्चों। तो ऐसे वोल्टेज जो तुम्हारी है ना, जो टोटल वोल्टेज जो मेरी है वो क्या है, टोटल करंट इनटू में टोटल रेजिस्टेंस RS जो होता है, ठीक है। ये थोड़ी ज्यादा खिचड़ी से पक गई तो इसको ना हटा, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको ना जरा सर्किट को क्लीन बनाता हूँ, ठीक है, साफ कर देता हूँ, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना, इन सर्किट को देख के डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब बस ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो मेन वोल्टेज मेरी आई है वो कैसे निकालूंगा, I1 I इंटू आर, टोटल टोटल करंट की वैल्यू इंटू में टोटल आर कितना, रेजिस्टेंस का, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का रेजिस्टेंस, ठीक है, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा टोटल वोल्टेज में निकल के आ जाएगी, राइट। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जरा ध्यान दो, ठीक है, टोटल वोल्टेज में निकल कर आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। अब अगर जैसे लेट से मैं बात करूं यहाँ पर, मुझे टोटल वोल्टेज निकालनी है, मान लो करंट जो है यहाँ पे 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है, मान लो सी 4 नहीं, जैसे मान लीजिए कि जो करंट है मेरा, ठीक है ना, करंट जो है ना बेटे मेरा लेट से 20 एम्पियर मेरा करंट फ्लो कर रहा है, मान लो, ठीक है, 20 एम्पियर करंट मेरा फ्लो कर रहा है। तो मुझे अगर मान लो इसकी वी की वैल्यू निकालनी है कि टोटल वोल्टेज इस सर्किट की कितनी है, तो मैंने टोटल आर तो निकाला 20 ओम, तो मैं कैसे निकालूंगा टोटल वोल्टेज, बोलो आई कितना है मेरा 20 एम्पियर। अब करंट जो कांस्टेंट होता है, करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हर सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, तो कोई टेंशन नहीं है, हर जगह 20 ही वैल्यू रहेगी करंट की। और वो क्यों कांस्टेंट होती है बताऊंगा अभी मैं तुम्हें, ठीक है, पता लगेगा आपको भी। तो यहाँ इसमें वैल्यू पुट करूंगा इंटू आर एस कितना है मेरा 20 है, 20 है, तो वोल्टेज कितनी होगी 400 वोल्ट हो गई, तो ये मेरी क्या आ गई बेटे 400 वोल्ट आ गई, राइट। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से जहां मैं स्टार लगा रहा हूं वो मतलब फॉर्मूला है, ठीक है ना, साथ साथ एग्जांपल कर रहा हूं मैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ओके। अब इसके बाद जरा ध्यान दो, जैसे मान लो मुझे निकालना है कि भाई मुझे निकालनी है हर एक रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, जो मैंने यहां बनाया था ना अभी
जैसे V1 की वैल्यू निकालो जी कितनी है, ठीक है ना, V1 V2 V3 V4 निकालना है, तो बेटे कैसे निकालना है, V1 क्या होता है I इंटू में R1, I इंटू R1 हो जाएगा। सिमिलरली V2 मेरा क्या हो जाएगा, I इंटू में R2 हो जाएगा, ठीक है ना, सेम एंड सो ऑन। Vn इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू में Rn हो जाएगा, मतलब जितना भी तुम्हारा है। तो ये सारे के सारे हमारे फॉर्मूले किसके हो गए, टोटल वोल्टेज निकालने के हो गए, समझे। इसी फॉर्मूले से V इक्वल टू I होता है, तो V1 निकालना मुझे, मतलब मुझे सिर्फ खाली इसके क्रॉस वोल्टेज निकालनी है, टोटल वोल्टेज नहीं चाहिए मुझे, समझ आ रही बात। तो मुझे सिर्फ इसके क्रॉस वोल्टेज निकालनी है, तो इसका मतलब क्या करेगा, मैं I इंटू में R1 कर दूंगा, मैं सिर्फ उसी वाला रेजिस्टेंस हो लूंगा, टोटल रेजिस्टेंस नहीं लूंगा, सिर्फ उसी रेजिस्टेंस हो लूंगा, ठीक है ना, R1 कर दूंगा, तो मेरा ये सिर्फ इसके क्रॉस वोल्टेज मेरी आ जाएगी, ठीक है। कैसे, जरा देखो, यहाँ देखो, तो V1 मुझे निकालना है, तो क्या हो जाएगा, I मेरा कितना है, I मेरा 20 है, वेरी गुड, और R कितना है मेरा, R1 कितना है मेरा 4 कितना हो गया ये मेरा हो गया 80 वोल्ट, समझ आ रही बात, ओके। सिमिलरली मुझे अगर मान लो V2 निकालना हो तो क्या करूंगा, I इंटू में R2 कितना है मेरा 5 कितना हो गया मेरा 100 वोल्ट हो गया, राइट। सिमिलरली मैं अगर मान लो V3 निकालना हो, मुझे अगर V3 निकालना हो तो क्या करूंगा, I इंटू में R3 कितना है मेरा 1 ओम कितना हो गया, 20 वोल्ट हो गया। सिमिलरली मुझे अगर V4 निकालना हो तो I इंटू में R4 कितना है मेरा 10 ओम, तो यहाँ मेरा आ गया कितना 200 वोल्ट, समझ आ रही बात, ठीक है, ओके 200 वोल्ट हो गया हमारा, समझे। इस तरीके से मैं सभी किसी भी एक रजिस्टर के क्रॉस में वोल्टेज की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने I1 I2 I3 क्यों नहीं किया, क्योंकि I तो कांस्टेंट है मेरा, ठीक है, I कांस्टेंट क्यों है पहले आप यही बताएंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, जो मेन वोल्टेज मेरी थी, जब मैंने क्या बताया था, आपको ध्यान देना, मेन वोल्टेज मेरी ये वाली है, समझे। अब यही मेरी सारी रजिस्टर्स में टूट रही है, ब्रेक हो रही है, मेन वोल्टेज तो यही है ना मेरी, मेरे पास 10 रुपए, मैंने मान लो 10 लोगों में एक रुपये बांट दिया, लाइक दिस, इस तरीके से मेन वोल्टेज यहीं से आ रही होगी, सोर्स तो यही है ना, यही वोल्टेज सारे में डिवाइड हो रही है। इसका मतलब मैं इन सभी वोल्टेज का मैं सम कर दूंगा, तो मेरी टोटल वोल्टेज आ जाएगी, आनी चाहिए। अब टोटल वोल्टेज मैंने निकाला कितना, 400 वोल्ट था ना, टोटल वोल्टेज 400 वोल्ट था। अब V1 V2 V3 V4 को प्लस करो, 400 आ रहा है क्या, अगर 400 आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बेटे, ठीक है, और समझ में आ गया तो बोलना यस, अदरवाइज मुझे बताना, मैं इसको फिर से बताऊंगा, ठीक है बेटे। और वीडियो समझ आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। इनको सम करूंगा मैं सबका, V1 V2 V3 V4 को मैं जब सम करता हूं तो मेरा वो टोटल वोल्टेज के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो जो समझदार बच्चे उनको समझ में आ गया हो तो यहाँ से एक फॉर्मूला मेरा और बन जाए, टोटल वोल्टेज मेरा क्या हो जाता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड प्लस V4 एंड सो ऑन, ठीक है जी। एक फॉर्मूला मेरा यहाँ से ये भी बन जाता है। अगर आपको मान लो सेपरेट वोल्टेज दे रखी है, टोटल वोल्टेज निकालना है, सबको एक बार ऐड कर दो, ठीक है, दैट्स इट।